Welcome friends and future colleagues to a new and reinvented Law Guess. You have come to the most interesting legal platform for talk shows and more. We give you candid talks with people who you look up to. I'm your host for today, Muskan Narang. I'm a second year law student from DY Patil University. And we have with us today Advocate Gurmeet Singh. He is the founder at Gurmeet Singh and Associates. He practices mainly at Delhi High Court. So, sir, I think is a full-time advocate and a part-time content creator. Thank you so much for the opportunity, sir. I have seen your presence online so much and I've followed you for so long, but I'm so happy that finally I can get you on my own show. Thank you for the opportunity, sir. Pleasure is mine. So, sir, I always start with the question that why did you decide to do law? It all देखो कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि दो प्रोफेशन चूज कभी भूखे नहीं मरते लोग, एक डॉक्टर और एक वकील. कहीं भी छाता ला बैठ जाओ, काम शुरू से बिकॉज डॉक्टर का भी काम चलता है, वकीलों का भी काम चलता है. So this was the basic concept behind it, and basic point 1984 when the riots came in, so we lost lakhs and crores of rupees in those riots. Okay. So ज्वेलरी भर के थी हमारे पास, वो संदूक जो होते हैं संदूक, तो संदूक भर के ज्वेलरी थी हमारे ग्रैंडफादर के पास, हमारे फादर के पास. तो वो 1984 के राइट्स सब लूट गए. So we had to start again. That is not the point, but that point of time जब हमारे फादर साहब ने कोशिश करी कि भाई लीगल लड़ते हैं, तो कोई उन्हें साथ नहीं दिया. सब लोग यही बोल रहे थे कि किसी हाई पावर लोग के साथ हम खिलाफ नहीं जा सकते, and please you fight own battles. So that was a major reason why my father told me to do law, and I adhered to his suggestions. आज हम यहाँ पर हैं. Right. So, sir, जैसे आपकी law school journey है, so how do you say that was your law school journey? Like, what did you do as a law student, right from first year to the last year? Interestingly and surprisingly, many people, जो 3 years का मैंने law course करा, वो throughout 3 years I was uncontested president of my college. Uncontested. So there was no candidate, so I won every time. Wow. तो हाँ, स्टार्टिंग से दिक्कत रही है मुझे कि कुछ गलत नहीं सहना, कुछ गलत नहीं करना, किसी के साथ कुछ गलत आए तो उसके खिलाफ आवाज उठानी है. तो ये मेरी स्टार्टिंग से ही रही है, जिसको वोट करने के लिए हम पास 3 ऑप्शन थे कि या तो आप पॉलिटिक्स में चले जाओ या वकालत की. और पॉलिटिक्स में जाने से पहले अगर वकालत कर लो तो भाई फिर वारे न्याय लोग. आप देखते जितने भी बहुत बड़े वकील जो पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के बाद, बिकॉज फिर ना अकल आती है कि भाई लॉ के अंदर रहते हम कैसे लोगों को कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो बस अकल आ जाती है, कल सीख रहे हैं. और एज फार एज द कॉलेज कंसर्न, मैं रेगुलर रहा. मैंने कॉलेज को अटेंड किया और मतलब मैं फर्स्ट सीट था, मैं प्री बैक भी नहीं था. तो आई यूज्ड टू पे अटेंशन क्लास, एंड जैसे नॉर्मल करी वैसे ही करी हम. राइट. सो सर, आपकी लॉ स्कूल जर्नी में आपने इंटर्नशिप्स वगैरह करी होंगी, तो कैसी टाइप की इंटर्नशिप्स आप प्रेफर करते थे और क्या आपका बेसिक मोटिव होता था करने का इंटर्नशिप्स में? बेसिकली जो इंटर्न का जो ये अभी जो चल रहा है आजकल ज्यादा शुरू हुआ है. अराउंड 12 years बैक हमने वकालत कंप्लीट कर, तो उस समय इतना चल ही था इंटर्नशिप का. सिर्फ इतना था आप कोर्ट जाए, वकील साहब के पीछे पीछे जो वो कर रहे हैं देखिए, अपनी सुनिए, बात खत्म. ये इंटर्नशिप जो आजकल इन्होंने हाईलाइट दिया है, ये लॉजिक इंटर्नशिप का, ये सच कोई प्रॉमिस नहीं था. पहले यही था स्टार्टिंग. तो यार मैंने जब इंटर्नशिप कह लो उसको या जो कह लो, जो स्टार्टिंग में करी है, मैंने कंप्लेंट भी उठाए. बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट, स्टार्टिंग में मैंने काम करा है, तो हमारे सर के सामने विदाउट नेमिंग नेम्स किसी का नाम ले रहा हूँ, जैसे क्लाइंट्स आते थे तो उनके सामने जब चाय वाय रखी, मतलब जूस भी लेके आना अपने क्लाइंट्स के लिए, ये सामने होता था, तो जूस लेके आना, चाय लेके आना, चाय भी लेके आते थे, कभी हम भी उठा के बाहर रखते थे. तो ये सब कार्य है. मगर ये इंटर्नशिप जो लॉजिक आजकल नया शुरू है, ये हमारी वी हैड द प्लेजर ऑफ डूइंग ऑल दीस थिंग्स. हम वी यूज्ड टू शैडो
हम शेडो करते थे अपने रियल को, जो कर रहे हैं पीछे पीछे घूम घूम के कर रहे थे, और जो उन्होंने बोला वो हमको करना था, आंखें करके बात करना, चाय लेके आओ तो चाय लेके आओ, तो वो भी करा है मैंने। राइट। सो सर, आप जैसे उस जनरेशन के टाइम पे, तो व्हाट वाज द विनिंग फैक्टर? लाइक अभी के टाइम पे हम कहते हैं कि जो बच्चे ज्यादा इंटर्नशिप करते हैं, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स करते हैं, प्रैक्टिस में ज्यादा होते हैं, तो वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल माने जाते हैं। बट लाइक सिंस आपके जनरेशन के टाइम पे बिकॉज इंटर्नशिप इतनी होती नहीं थी, एक्सपोजर का थोड़ा कमी थी, तो फिर आप कैसे मैनेज करते थे? हाउ लाइक योर जनरेशन, व्हाट वाज द विनिंग फैक्टर दैट द पर्सन हैड टू हैड? देखो ऐसा है, उस टाइम भी जब हमने वकालत शुरू ही नहीं थी या कर रहे थे, ऐसा होता था कि जो लोकल वकील हैं वो तो आते हैं जाते हैं, जजेस उठ के तो आंखें उठा के देखते नहीं है कौन वकील आया इसके अंदर, कौन नहीं आया। ज्यादातर मैंने देखा है उनके अंदर, मैंने शुरू की अपनी जर्नी बिकॉज फ्रॉम देहरादून, तो अपनी जर्नी जब शुरू करी उनके अंदर, तो वकील आते जज साहब उठ के भी आंखें उठा के भी नहीं देखते थे भी कौन है कौन नहीं। जनाब को जैसा ठीक लगे, जनाब को जैसा ठीक लगे बस बोलते थे, जज साहब के सामने निकल जाते थे। अब जैसे जब हमने शुरू की वकालत, तो अपने साथ मैंने सीनियर थे उनको जब देखा, तो जब वो जाते अंदर, तो ये करने मेरा होने का ये एक सपना था कि भाई जब मैं कोर्ट में तो मेरी भी वैसी प्रेजेंस होनी जैसे मेरे सर की थी। देहरादून में बिंद्रा से सरदार थे, बलबीर रोड का ऑफिस था, वन बलबीर रोड, तो जब मैं उनके पीछे जाता था तो मुझे ऋषिकेश हरिद्वार भी लेके जाते थे बिकॉज ही हैड अस आल्सो। तो जब उनके साथ में जाता था तो उनके अंदर ऐसा होता था मालिक कि भाई जब भी गए तो जैसी कोर्ट के घुसते हैं सब सलाम 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 सलाम। एक्चुअली होता है ये मैंने देखा था, अभी भी होता है। तो जब पहले होता था तो मैंने सर के सब सब सलाम 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 के, ऑर्डरली से लेके हर बंदा सलाम करता था, भी सलाम करते थे। कोर्ट अंदर जाते थे तो जज साहब जो मैं कर रहे होते थे उसको छोड़ के जज साहब पूछते, इंदिरा जी आज जी किस पे चाहे कीड़ा तो वो ही मैंने सोचा कि दिस इज द benchmark which I need to set for myself. तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जैसे मर्जी लें आप, तो रिसेंटली ही मैंने ये एक्सपीरियंस किया बिकॉज आई रेडी गो टू हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आल्सो, नोएडा कोर्ट भी कवर कर रहा हूँ आजकल बिकॉज आई हैव माय हेड्स इन नोएडा नाउ। तो नोएडा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब हम जा रहे थे तो हाई कोर्ट की बात भी करूँ भी, तो वो वाला जो था ये वाला कि भाई हाँ जी आज लोग सलाम करते हैं, और जब जज साहब के कोर्ट जाओ तो जज साहब पूछ ही लेता है हाँ जी गुरमीत जी किस में आए हो। तो ये रिसेंटली हुआ तो आई लव, तो हो गया वो काम जो मैंने सारा। राइट। तो सर आपका ऑफिस जैसे बहुत आई थिंक बबलिंग रहता है पूरा टाइम, कोई ना कोई काम चल रहा होता है कि जैसे आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस की बात करें तो आप यूट्यूब पे भी काफी वीडियोस करते हो, आप वेबिनार्स भी काफी करते हो। तो सर आपका मोटिव क्या होता है whenever you're getting on webinars or whenever you are putting out YouTube videos? So what is your main motive in behind doing that? देखिए मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में वकीलों की कमी नहीं और क्लाइंट्स की भी कमी नहीं। राइट। दैट बी सेड, क्लाइंट्स जितने होते हैं या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स जितने भी होते हैं, जितने भी दुनिया है, उन सबको ना समझने वाला कोई नहीं है। जैसे यार मैं कह रहा हूँ ना, बते है ना बात खत्म, तुम मेरा वकील बन लो फिर, ऐसे सुनने को है कि वकील ना बन, तू अपना काम जो तेरे को बोला वो कर। अरे भैया जब बंदा वक्त में, जब वो बंदा अपना कोर्ट के अंदर आया है तो वांट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस। डाइवोर्स की बात ही कर ली तो बस होता क्या है, अगर आ रखा है तो स्टार्टिंग में सेक्शन 9 बात दिया, सेक्शन 9 की हाँ जी रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अरे भाई देखो बताओ तो सही कि ऑप्शन क्या क्या है। रिसेंटली आई पोस्टेड अ वीडियो, तो उसमें मोर देन 20 ऑप्शंस एक हस्बैंड या एक लड़के के पास होते हैं इन मैरिज, उसको बताया सिर्फ एक ही जाता है, तो भाई तू सेक्शन 9 से पुलिस कंप्लेंट से बच गया। ऐसा क्यों? उसको नॉलेज होनी चाहिए पूरी कि भाई उसके साथ हो रहा है, उसकी जिंदगी का सवाल है ये, उसकी जिंदगी का सवाल, उसकी पूरी आगे लाइफ टाइम का सवाल है। तुमने आज सेक्शन डाल दिया और हमारी एलिगेशन ये है कि उस लड़की ने, एक छोटे से केस की बात करूं तो लड़की ने के माता पिता को इन सब को जान मारने की कोशिश करी, सेक्शन 9 फाइल कर, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात कर रहे हैं लोग, करते हैं। तो अगर ऐसी बात है कि हफ्ते पहले ही उसने गैस का चूल्हा ऑन छोड़ दिया बूढ़े माता पिता को लेने के लिए,
या फिर मतलब डंडे से पिटाई करी, सीसीटीवी में सब आ रखा है, तो उसके अंदर तो आपको कंप्लेंट फाइल नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज कॉग्निजेबल ऑफेंस व्हाट द वाइस डन। जरूरी थोड़ी ना उत्पीड़न लड़कों की होती है, लड़कों की पीड़न होती है। उसके दौरान आई हैव ऑल्सो, मतलब यही बात मेरे को खलती है कि लोग आंखें बंद कर बस वकील, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, 90% आई हैव सीन दैट जो वकील के पास जाते हैं क्लाइंट्स, वो बेशक अमीर हो गरीब, वो बात नहीं कर रहा हूँ, उनको समझाया नहीं कि भाई क्या है ऑप्शन आपके पास, क्या कर सकते हैं आप, क्या क्या ऑप्शंस हैं, आपको समझना जरूरी है, बिकॉज नॉलेज पावर है। अगर बंदे को समझ ही नहीं आया उसके पास क्या क्या है, बस विश्वास, तू लाख रुपए दे मैं केस कर दूंगा, घर जा बस आराम, ये तो भैया बंदा रात भर तड़पता है कि कल क्या होने वाला है, करा क्या है, मैंने साइन किस कर दी है, क्या है। अगर बंदा पढ़ने की कोशिश करता है तो कई वकील मैंने ये बोलते हैं कि तू ज्यादा घड़ा चौधरी बन, जो बोला साइन करने के साइन कर। तो मेरा पर्पस, जो कमिंग बैक टू द पॉइंट आपने क्वेश्चन पूछा, पर्पस ऑफ मेकिंग वीडियोस एंड मेकिंग सोशल मीडिया प्रेजेंस टू एनलाइटन पीपल अबाउट देयर नॉलेज एंड अबाउट देयर राइट्स। उनको नॉलेज होनी है, उसके बाद वो एक्सरसाइज करे, वो नहीं एक्सरसाइज ना करे, वो नॉलेज वो उनकी मर्जी है। उनको पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है, हम करने क्या जा रहे हैं, लॉयर हम उनके साथ क्या करने रहे। तो हमारा बेसिक जो यूएसपी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, मेरे इसका ये, मैं ये सोच के कि हमको उनको एनलाइटन करना जरूरी है, उनको नॉलेज होनी चाहिए। आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, और मैं आपको बता दूं, अनपढ़ आदमी भी, रिक्शा वाला आदमी भी, अनपढ़ आदमी भी कहीं भी अंगूठा लगा पहले पढ़ता है, निकाल के काम करता है। आजकल जो पढ़े लिखे में जो क्लाइंट मीन है, वो उनको हम समझे क्यों नहीं कि व्हाट आर द राइट अवेलेबल टू यू, हाउ यू गो अबाउट इट, ऐसा बताना चाहिए, समझाना चाहिए। तो इसीलिए मैं वीडियो, वेबिनार और सोशल मीडिया प्रेजेंस यूट्यूब चैनल के द्वारा उनको समझाना। इस मतलब नहीं है कि मैं क्लाइंट्स को इनवाइट कर रहा हूँ या ऐसा कुछ भी नहीं, बट द पॉइंट इज कि उनको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जिस वकील के पास आना चाहिए, कल क्वेश्चन तो कर पाए ना अपने वकील साहब कि ये मेरी ऑप्शन अवेलेबल है, इनमें कौन से आपने फाइल कर दिए हैं, कौन करना चाह रहे हैं। राइट, एग्जैक्टली। नॉलेज इज, ये मैं मानता हूँ, तो नॉलेज होनी है बंदे के पास। एग्जैक्टली सर, एवरीबडी जिनको भी अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू हेल्प अदर पीपल एंड यू आर ओनली जस्ट बेनिफिटिंग योरसेल्फ, देन इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट विल ऑलवेज सस्टेन इफ you try to help, you give something and then you get something back. So that will always work. So sir, how your social media, so how do you manage everything? What is your strategy, so to say? Because everybody now who has a social media presence has some strategy that they follow. So what is your strategy? I am not that strategic kind of person कि मैं देने के भूल जाता हूँ, मैं देने के याद नहीं रखता, ना मैं एक्सपेक्ट हूँ। बिकॉज मेरा ये मानना है कि एक्सपेक्टेशंस लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट्स। राइट। तो आई नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी। अपना सोशल में जो प्रेजेंस है वो इसी पर्पस से है कि लोग एनलाइट हो पाए, उनको समझ पाए। मेरी स्ट्रेटजी सिर्फ यही रहती है कि अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे, जैसे मेरे पास ये हफ्ते ही एक जब रिसीव हुई तो ये बात क्लाइंट आया, कहते हैं कि जी कस्टम वालों ने मेरा सामान जब्त कर दिया और मुझे डंडे मार रहे। तो ये क्या बात हुई, कस्टम वाले डंडे कब से मार रहे? मैं बताऊं, एक 6 महीने साल बात है अराउंड। तो एक क्लाइंट को पुलिस वाले थाने पकड़ के बिठा लिया, कपड़े उतार रहे हैं। कपड़े उतारने का थाने वालों कब से लगे, डंडे मार रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? तो मेरी एक्सपेक्टेशन और स्ट्रेटजी एज सच सोशल मीडिया प्रेजेंस में कुछ नहीं है, बट टू एनलाइटन पीपल सो दैट कल को पुलिस वाले या कोई भी अगर आपको कुछ सवाल, बिकॉज मेरा ये देखिए, हालांकि आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ एनी, मैं बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, उसके खिलाफ भी नहीं, बट द पॉइंट इज कि हमको क्वेश्चन करना जरूरी है, और क्वेश्चन हम उनको करेंगे जो पावर में है। Right, exactly. जो पावर में नहीं, हम उनको क्वेश्चंस नहीं करेंगे। स्ट्रेटेजी हमको ये बनी है कि जो पावर में है उन्होंने क्या करा हमारे लिए। राइट, एग्जैक्टली। हम उनको चूज करके पावर में लेके आते। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आजकल जॉज हैं वो दे आर इन फेवर ऑफ द गर्ल्स, वुमेन लाइफ इनकी फेवर्स में है। तो मैंने फ्रॉम लास्ट 6 months और सो, 2 महीने पुराने तक की बात कर रहा हूँ, 3-4 महीने पुराने तक की बात हूँ, तो मैंने ये जिम्मा उठाया कि भाई हस्बैंड जो हैं अगर थाने जाते हैं, ऑप्शंस तो हैं देखिए फाइल करने के लिए, वो मैं नहीं कह रहा, बट जैसे
ये बोलते हैं लड़का लड़की एक मान, और एक तरफ हस्बैंड को राइट्स ही नहीं दिए गए हैं। 498 है दहेज उत्पीड़न, आपको लगता है कि खाइफ का होता है, नहीं, हस्बैंड का भी दहेज उत्पीड़न होता है। जो फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो लड़की है, वो लड़की को प्रोवाइड करती है। मेरे पास अभी लास्ट वीक एक मैं केस कर रहा हूँ अभी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वहां पर मैंने देखा 1 करोड़ से ऊपर बंदा हस्बैंड खर्च कर चुका है वाइफ की डिमांड्स के ऊपर, और दैट इज ऑन पेपर। मैंने जब अकाउंट स्टेटमेंट में, तो 1 करोड़ से ऊपर तो बंदा पिछले 7 सालों में वाइफ की शौक पूरे करने लगा चुका है, तो इसको दहेज उत्पीड़न नहीं कहते। तो उसकी लॉ कहाँ है, वेयर इज द लॉ? तो थोड़ा टाइम पहले इन द ऑनरेबल दिल्ली कोर्ट मैंने एक रिट पिटीशन करी थी अपने ही नाम। Not much people know about it because this matter was reported to the media. Right. तो जब ये वाला मैंने क्या जज साहब से रिपोर्ट करी थी कि मैंने एमपीज और एमएलए जिस पावर में है सबको ये रिप्रेजेंटेशन मार्क कर रहा पिछले 6 महीने से मैं, तो भैया आप लॉ बनाइए हस्बैंड्स की फेवर। लॉ बना दिया आपने गर्ल्स की फेवर, अच्छी बात है, मना नहीं कर, मगर ये कहाँ लिखे खाली वाइफ का ही हो सकता है? ये कहाँ लिखे लड़की ही कर सकती है, लड़का ही गलत काम करता है, लड़की गलत काम कर सकती है? एग्जैक्टली। तो मैंने जब रिप्रेजेंटेशंस करी बहुत सारी एमबीए एमएलएस को, तो फिर मैंने हाई कोर्ट रिट डाली, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इन द फॉर्म ऑफ रिट पिटीशन। उसका रीजन ये था कि मेरा पर्सनल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने इनवाइट करके नहीं डाला। अब जज साहब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट वो जज साहब में कहते हैं कि आप इनसे कैसे पूछ सकते हैं एमपी एमएलए से कि भाई वो हमको जवाब नहीं, यही काम रह गया उनका जवाब। मैंने कहा हाँ जी यही काम है इनका, दे आर पुट टू पावर में बस। मैंने कहा हमने वोट देकर पावर में बिठाया, मैं किससे पूछूंगा? सरकार अगर आज कुछ काम नहीं करिए तो सरकार क्या है? सरकार एमपी एमएलए से नहीं, हम इन्हीं से तो पूछे, दे आर लायबल बस रिप्लाई। फिर ये बोला गया कि आप रेट पे विड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो मैं कॉस्ट लूंगा। मैंने कहा आप करोड़ कॉस्ट लगाइए, दैट इज नॉट, मैं गलत नहीं हूं, मुझे पता है मैं क्या मांग रहा हूं आपसे। यही तो मांग एमपी एमएलए हो गई, यूनियन ऑफ इंडिया हो गई, सब मेरी रिप्रेजेंटेशन को आप नहीं दे रहे हैं। ये सब ये आप तो दे कि क्या रीजन है आपके पास कि हंकियां वाइफ मतलब की फेवर में कोई लॉ नहीं आया आपने आज तक, ऐसा क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने डीवी एक्ट के अंदर वुमेन को हटा के बहुत अच्छा रहा, अब वुमेन और मेन तो फाइल कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस केस। तो भाई जब सुप्रीम कह रही है, उनका खुद का सुप्रीम कोर्ट का भी यही है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की पावर मिलनी चाहिए कंप्लेंट करने की। तो डीवी के अंदर आपने इनेक्टमेंट की, 498 एक वो इनेक्टमेंट नहीं कर रहा। राइट सर। तो ऐसी ही बात मैंने जब उठाया तो जज अंडरस्टूड एवरीथिंग बिकॉज वी वर राइट आवर लीगल फ्रंट। प्लीज समझिए, इफ यू आर राइट यू कैन फाइट विद एनी, इफ यू आर रॉन्ग आपको लगा रहेगा कि भैया हम ये ना करते वो ना करते, कॉस्ट लगा देंगे तो हम डर कॉस्ट से। बट बात यह है कि आप अपना पुट फोर्थ का होता है व्हाट एवर योर इंटेंशंस आर। तो मैंने पुट फोर्थ करी, पूरी भरी हुई थी। अब मेरे नाम से पिटीशन करी भैया, मगर बात ये है कि देखिए काम हो जाए। तो एट द अल्टीमेटली ऑनरेबल कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर व्हाइल एडवाइजिंग मी नॉट टू मेक द पब्लिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम न्यूज़पेपर में नहीं आ चाहिए। उन्होंने डायरेक्ट किया उनको भी, यूनियन ऑफ इंडिया को और एमपी जितने भी हैं रिस्पोंडेंट्स को, आप प्लीज इसका जवाब दीजिए एंड टेक एक्शंस एज पर लॉ। तो वो भी वाओ राइट। सर आर देयर एनी मॉरल्स और प्रिंसिपल्स दैट यू कैरी अपने साथ हमेशा लाइफ में? देखिए मॉरल प्रिंसिपल्स के बिना तो वकील को मैं किसी के साथ अभी ओपन प्लेटफॉर्म में कंपेयर नहीं करता, बट अगर आपके प्रिंसिपल नहीं है, अगर आपके मॉरल्स ही नहीं, अगर पैसे में आप जाए तो वकील नहीं है। ये बात ध्यान रखने वाला। तो प्रिंसिपल और मॉरल ये एक फॉलो, ये कभी सेटिंग नहीं करनी किसी के साथ भी, अपोजिट पार्टी हो, जज के हो, किसी के साथ भी कोई सेटिंग की जरूरत नहीं, किसी के साथ गलत नहीं करना। अब देखिए गलत का ना डेफिनेशन हर बंदे की अपनी अपनी हो सकता है कि मैं अगर लड़की के खिलाफ एफआईआर कर रहा हूँ तो उस लड़की के लिए मैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट हमको ये भी समझना है कि गलत किसकी नजर में क्या गलत क्या सही है, ये डिबेटेबल। तो कभी गलत नहीं करना, कभी झूठ नहीं बोलना। ये बात गलत फहमी है कि झूठ के बिना वकालत, ये गलत फहमी है। राइट सर। मैंने जब पिछले वेबिनार के आपने जब अटेंड किया होगा शायद, मैंने बताया था कि जब मैटर मेरा आया था वो सेवा साहब के सामने, ऑनरेबल कोर्ट के सामने, तो सचदेवा साहब ने इस बात को अप्रिशिएट किया था, ये लड़का झूठ नहीं बोल,
तो जो ऑर्डर एमएम का और सेशन कोर्ट का जो ऑर्डर जो जज साहब ने स्टे किया था, उसमें ऑर्डर में लिखवाया था कि मैं ये मैटर स्टे कर रहा हूँ, ऑर्डर स्टे कर रहा हूँ, बिकॉज वकील साहब से पूछा और वकील साहब ने साकेत पे अपने जूनियर से फोन करके पूछा कि अब तक एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, बिकॉज एफआईआर रजिस्टर नहीं है, मैं इनकी बात पे विश्वास कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर ये स्टे कर रहा हूँ। तो जज साहब ने स्टे भी इसी बात पे किया था कि हाँ जी, बस विश्वास तभी बनता है जब झूठ बोलते हैं। ये गलतफहमी या झूठ बोले बिना वकालत चलती, ये कुछ नहीं है। तो कभी किसी से गलत करिए, कभी झूठ मत बोलिए, सच का साथ कभी मत छोड़िए, और किसी गलत मत करिए। मैं दोबारा वही बता, कभी किसी से गलत मत करो, कभी झूठ मत बोलो, प्रिंसिप और सही मत करो। ये 3 चीजें हैं, अगर आपने लोग कर ली, अच्छे वकील, देखो अच्छे वकील बनने के लिए 3 चीजें बहुत। आज आपको लग रहा है सेटिंग कर आप दूसरी पार्टी से लाख 2 रुपए कमा लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लाख 2 लाख रुपए आपको लग रहा है आप बचेंगे, नहीं बचेंगे। अब उसको तुम कारमा कह लो, उसको तुम जो मर्जी कह लो, इंग्लिश में वर्ड जो मर्जी आए लो, बट अगर बाई चांस आपने सेटिंग कर ली या गलत कर लिया या छोड़ दिया, तो जिंदगी अंदर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा बंदा, ना वकालत के अंदर हो। तो ये 3 प्रिंसिपल्स में फॉलो करता हूँ। मजाल है किसी को मुझे 3 प्रिंसिपल्स में कोई मेरे उंगली भी उठा के दिखा दे, आज तक 12 सालों में। तो सर आपने कभी ऐसा हुआ नहीं कि कभी किसी ने चैलेंज किया हो ओपनली आपको कि विद दीज, या फिर यू वुड हैव टू समटाइम्स यू थॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दीज प्रिंसिपल्स? चैलेंज जहां तक बात रही, एक अच्छी बात मुझे याद जरूर आई कि बिना नाम लिए बताऊं, एक बहुत ही सीनियर काउंसिल थे। सीनियर काउंसिल का मतलब ये है कि जितनी उम्र नहीं है 35-36 साल, तो उसको एक्सपीरियंस था सर। तो उन्होंने कोर्ट अंदर मुझे ओपन चैलेंज लिया कि भाई बच्चा है, मैं प्रिंसिपल्स पे भी आता हूँ, उसने मुझे ओपन चैलेंज करने के भाई ये बच्चा है और ये नहीं कर पाएगा कुछ, बच्चा सही होता है, बाप बाप ही होता है। मैंने उस टाइम वो कुछ नहीं बोला, ये केस शुरू होने पहले बात है, मतलब बिफोर गेटिंग इन कोर्ट उन्होंने ये वाली बात बोली। कोर्ट की बात है, आई स्टिल इज अ वेरी हेल्दी गाय, बहुत बड़ी। तो उन्होंने कहा बच्चा बच्चा ही होता है, बाप बाप ही होता है। मैंने कुछ बोला उनको उस समय। अंदर हम बहस करने के लिए 3 तारीख पे बहस हो रही थी 340 CRPC केस के अंदर। तो बड़ी उन्होंने लेफ्ट राइट करी, बहुत मतलब लॉ पे नहीं करते, लेफ्ट राइट की बात सारी करा लो। 15 मिनट 20 मिनट करी, जज साहब भी सुन रहे थे, उनकी करते हुए कि भैया आप बोल रहे हो तो हम बोल रहे हैं। तो जब लास्ट में मेरी बारी आई तो ऑन लॉ 5 या 6 बातें बोली। जब लॉ को पढ़ नहीं सकते, जब लॉ को प्रोवाइड नहीं करता है तो यू कांट। तो सब उसी टाइम सुनाया और बिहार को मिलाया, और जिन 15 मिनट की बातें थी वो उन्होंने नोट डाउन करी, और मेरी हर बात को जो मैंने उसको भी लिखवाया गया। बाहर आके बड़ी इज्जत हाथ जो ये सर बच्चा बच्चा ही होता है, मगर बाप से छोड़ो। मेरा पर्पस कहने का, उनको आई हैड वेरी प्यार मोहब्बत से उनको समझा कि जरूरी नहीं है 35 साल में जो आपने नहीं सीखा है वो बंदा 10 साल में सीख ले, वो 2 साल में सीख सकता है। किसी को ना ऐसे अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। क्या पता मेरे से छोटे छोटे बच्चे मुझसे ज्यादा अकल रखते हो, हम सीखते हैं उनसे, तो हम भी खुद सीखते हैं। तो विनम्रता जो है, विनम्रता हमेशा होनी चाहिए, हर बंदे को हमेशा होना चाहिए। और अगर आपका जो दूसरा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपका किसी ने सेटिंग करने की बात हुआ आपसे, तो उसका क्या हिस्सा हुआ कि कुछ नहीं हुआ, तो उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। देखिए और तो हर बार आते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। जब एक तो वकील साहब, मैं आपको बताऊं, ऑफर्स 3 तरीके से, साम दंड भेड़, ये जो बोला है ना, ये गलत नहीं बोला है, और ये चारों बातें अप्लाई होती है। साम दाम, पहले वैसे बात करो फिर पैसे दे बात करो। मुझसे बहुत सारे बोलते हैं कि आज ये पैसे ले लो, केस हार जाओ, अपियर मत हो, ऐसा भी होता है। बट नहीं, कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं तो बात खत्म। अब एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं। कल को हमारा प्लान बहुत रहा है, ये तो आज ही 1 लाख 2 लाख 15-20 लाख, ये कुछ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दंड भेद, दंड की बात मैं करूँ तो मैं आई रिमेम्बर करकड़ू, ऐसी चीज है ना, करकड़ में ज्यादा होनी है मेरे साथ, बिकॉज वहाँ की ना जो वकील साहब वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं। अब बहुत नॉलेजेबल होते हैं, तो उसके बाद एक वकील ने ये कहा, ही वाज 40 ज्यादा बड़ा नहीं,
तो उसने क्या कहा, बिकॉज बेल अपोज कर रहा था। अच्छा, बेल अपोज करने का मतलब ये होती है, आए किसी भी केस के अंदर बेशक अगर काम शुरू करूं, मैं दिलो जान से करता हूँ, तो आई अपोज इट टू एंड नेम। तो फिर मैंने बेल अपोज कर रहा था, 5-6 बेलें डिसमिस हो गई उस भाई साहब की। वो वकील साहब ने बोल दिया उस आदमी बीवी को कि भाई ऐसा है, जब तक ये वकील आता रहेगा तेरे हस्बैंड की बेल नहीं होगी। 100 नंबर कॉल कर दे, बोल दे हस्बैंड ने इसने आंख मारी है, छेड़ा है, वो है। तो जो औरत थी उसने 100 नंबर कॉल कर दी, ये कर दिया, वो किया। अब देखिए, फॉर्चुनेटली बात ये होती है कि मैं कभी भी अगर कोर्ट के बाहर जाऊं तो मैं ऑलवेज आई रिकॉर्ड वट एवर दिस, बिकॉज मेरे को पता रहता है कि कौन से केस कैसे होते हैं, कई गलत पेशन लगा देते हैं। तो मैंने रिकॉर्ड पूरी कर रखी थी। और प्लस उसके साथ जो सीसीटीवी कैमरे वो बहुत सही हैं, तो मैंने कमिट करने दी। मैंने कहा करो, फोन पर कॉल करो, आईओ आया। मुझे पता है क्या, सरप्राइजिंग देखिए उस समय माहौल ये था कि वो पुलिस प्रोटेक्शन भी मिली थी। आई हैड 2 पीएसओ। तो पीएसओ भी पुलिस थे, पर्सनल पीएसओ नहीं थे, पुलिस वाले 2 कांस्टेबल थे, साथ बंदूकधारी थे। बिकॉज वो मैटर बहुत ज्यादा कंटेस्टेड, हाईली कंटेस्टेड मैटर था, तो मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन से मिली थी। तो बात बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये देखिए कि मतलब पुलिस जब वो आईओ आया, सब इंस्पेक्टर आया थाने से, तो उसने बोला कि सब मुझे पता है कि आप सही बोल रहे हो, देखो मेरे को एफआईआर तो रजिस्टर कर पड़ेगी आपके खिलाफ, बिकॉज लड़की एलिगेशन लगाई है। मैंने कहा एफआईआर रजिस्टर कीजिए, साथ साथ 182 की तैयारी कर लीजिए। वो कहते हैं, मैंने कहा जी 2 जो पुलिस वाले हैं उनके तो बयान आप दिए ना कि उसके सामने ऐसा कुछ हुआ है। तो उसने मुझे जो बात बोली, हालांकि मुझे दिल पे लगी, बुरा लगा मुझे। वो कहते हैं भाई जितनी मर्जी गवाही आपके पास लोगों की, मगर एफआईआर काट नहीं देगी। और आजकल ये सब हो चुका है कि चार्जशीट भी फाइल नहीं पड़ेगी। मैंने कहा जी आप एफआईआर भी काटिए, चार्जशीट भी फाइल कीजिए, और मगर ये दे लीजिए आप बस। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर सीइंग द वीडियो, पुलिसमैन वाज स्पीचलेस। फिर उसने उस औरत को बोला कि देख भाई, वकील साहब ने पूरी रिकॉर्ड रखी है तेरी, 182 करनी पड़ेगी, जेल तुझे जाना पड़ेगा, 7 साल की सजा तुझे हो जाएगी। तो दैट वाज द टाइम। देखिए, पीएसओ जो 2 पुलिस है उनकी भी गवाही एट द गवाही आएगी, लोग ये कहते हैं। मतलब सिस्टम देखिए कि गलत हो रखा है। तो जब एसएचओ भी आ गया, फिर डीसी भी आ गया वहां पर उस मैटर के लिए, सबने जब वीडियो देखी सही पाया गया, बिकॉज ऐसा कुछ, अरे हम यही करने रह गए, आ रहे लड़कियों को, ये काम हमारे वकालत नहीं है। तो उस टाइम जब डीसीपी भी आया, एसएचओ भी आ गया, आ गए, तो सबने आके ये बात समझी कि वकील साहब सही हैं और ये औरत गलत है। तो उनको ये बात बताई गई, अगर आप एफआईआर रजिस्टर कराते हो तो 182 के अंदर और 211 के अंदर आपकी एफआईआर रजिस्टर होगी, आज की आज, अभी के अभी, और आपको अरेस्ट किया जाएगा। जब उन्होंने उसको ये समझा तो फिर उसको ये समझ बात। हालांकि दुख की बात तो ये कि उनके वकील साहब ने ये किया था उसको करने के लिए, राइट। तो ये दुख की बात है। बट नॉनदलेस आप गलत नहीं ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं किसी के। बिल्कुल। प्रिंसिपल्स के अंदर पैसे देने की भी कोशिश गई, डराया धमका भी गया, बहुत कांड हो गए, इतने लोग क्या धमकी नहीं देते हैं। ऐसे चुप, एक और वाक्य बताता हूँ, यही ऐसे आपने शायद पहले भी सुना होगा, मैं आपके माध्यम से बताता हूँ। ऐसे जो 12 खंबा रोड, जब मैं 12 खंबा रोड में गया था क्लाइंट को बचाने के लिए, तो रात को 12 वहां मैं 11-12 बजे पहुंचा। तो ऐसे मतलब हमारे क्लाइंट के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं थी, तब भी फर्जी तरीके से वो पैसे की उड़वाई हो रही थी क्लाइंट की तरफ से। तो पुलिस वाले ने ये वाली बात बोली अपने दूसरी पुलिस वाली को कि ये वकील साहब यहाँ बैठ गए, तक ये बैठे रहेंगे, हम इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, तो एक काम कर, तुम एलिगेशन दो कि छेड़छाड़ कर। लेवल देखिए, मैं कह रहा हूँ कहां तक गिर गया है लोगों का। तो फिर उस टाइम ये वाली बात आई। अब देखिए, फिर मैं तो हर वायर लेके चलता ही हूँ, वीडियो हर जगह मेरी रहती है, जहां भी हो नहीं हो। तो फिर वही बात आई कि जब ये सामने तो एसएचओ 12 खंबा और सब इंस्पेक्टर खंबा रोड जो थे, उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई हुई, डिपार्टमेंटल एक्शन किया गया। बिल्कुल। बिकॉज इसी हरकतें कर रहे हैं और ये गलत कर रहे हैं। तो मैं बात ये बताना चाहूँ कि आपको बहुत सही रास्ते पे चलोगे, बहुत गड्ढे आएंगे। उस टाइम अगर मैं सेटिंग करा पुलिस वाले के साथ, तो पुलिस वाला ये कहा कि भैया आप आधे पैसे आप ले लेना, आधे पैसे मैं लेता हूँ, सेटिंग करे काम कर लेते हैं। मगर नहीं, प्रिंसिपल्स को अपने कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, बेशक ना मर्जी झुकाव आ जाए। अरेस्ट कर लेते तो कर लेते, क्या दिक्कत के अंदर, कल को कॉम्पनसेशन था फिर अच्छा वाला, गलत अरेस्ट करने के बाद।
पॉइंट मेरा ये है कि आप गलत नहीं हो, तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। एविडेंस ना भी तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके जमीर को पता है कि आप ये बात, बिल्कुल, ना झूठ बोलना, ना करना, ना सेटिंग करनी, ये ध्यान रखना। बिल्कुल सर, आपके माध्यम से सबको यही बताना चाहता जी बिल्कुल सर। सो सर, आपको ऐसा कुछ लगता है कि लीगल सिस्टम में कुछ चीजें चेंज होनी चाहिए, जैसे आप चीजें बता रहे हो, तो आपने जो एक्सपीरियंस किया अपने 12 इयर्स में, कुछ ऐसी चीजें जो सब्सटैंशियल है जो चेंज होनी चाहिए, बिल्कुल ही टोटल शिफ्ट होना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, बिकॉज जो मेन फील्ड रहे हैं, अराउंड 70% ऑफ केसेस व्हिच हैव डेल्ट विद आर इन द नेचर, तो एफआईआर से ही मैं ज्यादा करता हूँ, 70% वही करा है बताने, 30% सिविल और आर्बिट्रेशन भी आ जाते हैं। सबसे पहली जो चीज मेरे हिसाब से जो चेंज होनी है वो ये है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं वो दिल पे ले लेते हैं केस को। अरे भाई, तुम कंप्लेनेंट के वकील नहीं हो, तुम सरकार के वकील हो। एक जजमेंट में तो ये बोला गया है, हाईकोर्ट ने ये बात बोली है, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर नॉट द माउथ पीस ऑफ कंप्लेनेंट। राइट। ये गलत करते हैं लोग, अपने दिल पे ले लेते, मेरा केस है पर्सनल, मेरी बहन का है या मेरी बेटी का केस, ऐसा तो होता है यार। कंप्लेनेंट गलत भी हो सकता है, कंप्लेनेंट सही भी हो सकता है। आपको सही बातें मद्देनजर रखते हुए फाइनल डिसीजन लेना चाहिए कि आई बीइंग द ऑफिसर कोर्ट, आपकी जिम्मेदारी बनती है राइट जज साहब को सच और सही अवगत कराना। मैंने ये आज तक देखा है कि अगर लड़की का केस, कोई भी केस है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिल पे ले ले, वो नहीं करना चाहिए। आपको सच्चाई है वो बयान कीजिए। दूसरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो जितने भी हुए हैं, 90% ऑफ केस मैंने देखा है जब सीनियर आते हैं अपोजिट से, या कोई जान वाला दोस्त आता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है, वकील ही तो है, वो भी तो अभी उनका पर्सनल लेवल था, वो भी वकालत कर रहे थे, तो अगर उनका दोस्त आता है, यहाँ को सीनियर आ जाता है, बट फिर पता है क्या बोलते हैं, सर ठीक है आप देख लीजिए जैसा आप ठीक लगे, जैसा कोई बोलते हैं, ये कोई बात नहीं है। और अगर हम जैसे लोग जाते हैं जो हर जगह पे बस वकालत वकालत जाते हैं, उनको ये बोलते हैं नहीं सर रॉन्ग दिस इज ये, और झूठ बोल देते हैं कई बार तो उसके पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक ऐसा वाक्य आया था जहां पर जी साहब ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओपनली कोर्ट के अंदर ये वाली बात हुई कि भैया जो एक्यूज है उसने कंप्लेंट को 75 स्टैब किया है और स्टिचेस भी हैं उसको, और हालांकि डॉक्टर की ओपिनियन ये आ रही है कि एक भी स्टिच नहीं आया उसको। मगर उसने कोर्ट के अंदर बोल के 70, अरे 74 का मतलब पता है आपको? बहुत ज्यादा है। 30 पर स्टैब करने का, 10 पर स्टैब करने का बंदा पाला, तो 74 स्टैब का मतलब तो पागल आदमी है जिसने मारा है ये। और हालांकि जो मेडिकल रिपोर्ट है, मैंने वो डील नहीं किया, उससे पहले जो वकील साहब से डील किया था, मगर ऑर्डर शीट लिखा आता है। मगर आप एक बात बताइए ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द रिकॉर्ड जाके ये सब जैसे आपको बता रहे हैं कि 74 बार स्टैब हुआ था या स्टिचेस आए थे, अगर ऐसे अगर कर रहे हैं ओपन कोर्ट के अंदर, तो ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल दिल पे ले लिया आपने बात, बिकॉज जो कंप्लेन है वो उसके फादर पुलिस हैं या थे, तो अनड्यू आप एडवांटेज दे रहे हैं, तो ये प्रोसिक्यूटर का काम नहीं है अनड्यू एडवांटेज देना। आपका काम है जो सही है वो तर्क वितर्क, तर्क रखिए, उस तर्क रखिए, तर्क वितर्क पे है वकालत, ये चलती है ना ना जी ये हो गया, ना ये हो गया, और अपोज। अच्छा, एक सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग बात थी ना, एक केस था उसके अंदर क्या हुआ, जब मैंने एफ हटाने के लिए 156(3) डाली, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है नहीं कटनी चाहिए, कोई प्रिंसिपल ऑफेंस नहीं बनता है। उसी एफआईआर के अंदर जब 103 के अंदर एफआईआर कट गई, तो जब हमने रिवीजन फाइल करी दूसरी पार्टी ने, तो उसमें ये कहता नहीं एफआईआर नहीं क्वैश होनी चाहिए, तो उसका सेट असाइड ऑर्डर नहीं होना रिवीजन को। देखिए उसी को नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर उसी के अंदर जब एफआईआर रजिस्टर हो गई, उसके बाद जब बेल की बारी आई उसी केस के अंदर, बिकॉज हाईलाइटेड केस था, तो उसमें जब बेल की बारी आई तो बेल पोज किया कि नहीं भाई सीरियस हो गए, इसके अंदर बेल नहीं मिलनी चाहिए। राइट। और उसी केस के अंदर जब बेल मिल गई तो कैंसिलेशन बेल के अंदर कहता है बेल कहना ही होनी चाहिए। राइट। तो मतलब यार यू मतलब व्हाट आर यू डूइंग? राइट, मतलब कुछ तो स्टैंड रखो ना। बिल्कुल। तो सिस्टम के अंदर सबसे पहली बात जो प्रोसिक्यूटर से बात मैं कर उसका जवाब पहले
हो, दैट शुड बी चेंज। पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिल पे नहीं लेनी चाहिए चीजें। आप वकालत में तर्क वितर्क करिए, पर्सनल मत होइए। बिल्कुल। दूसरा जो सिस्टम चेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि द पीपल इन पावर deserves to answer all the questions made by the public. Right. हम कोई भी सवाल करते हैं, सिस्टम को जवाब देना जरूरी है। They need to answer my questions, our questions. जनता जनार्दन ऐसे ही है, हमारे क्वेश्चंस जो हैं उनको आंसर देना चाहिए इनको, सिस्टम को। सिस्टम इंक्लूड्स कोर्ट्स, सिस्टम इंक्लूड्स पुलिस ऑफिसर, सिस्टम इंक्लूड्स एमपी एमएलए। मैं प्राइम मिनिस्टर चीफ तक नहीं पहुंचूंगा, फिर लोग बोलेंगे सपोर्टर है। ऐसा कुछ नहीं। राइट। दे नीड टू आंसर। बिल्कुल राइट सर, ये पॉइंट है मेरे। सो सर जैसे आप किसी भी फील्ड में प्रैक्टिकल एक चीज होती है कि एक तो होता है थियोरेटिकल, हम सब पढ़ के चले गए, बट एक जो लाइव फील्ड में जो होता है, जैसे एक जंगल टाइप मानते हैं लिटिगेशन को, सो एक लॉयर टू लॉयर इंटरेक्शन कैसा होता है और एक लॉयर टू जज इंटरेक्शन कैसा होता है? देखिए, फिर मैं वही बात कहूंगा, कई वकील पर्सनल हो जाते हैं, वो गलत है। पर्सनल किसी वकील को किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ना के साथ ना क्लाइंट के साथ, दोनों ही गलत है। यू नीड टू मेंटेन अ सिल्वर लिंक बिटवीन द टू। एक वकील, मैंने देखे कितने वकील के प्यार से आते हैं, केस अंदर अंदर लड़ाई करते हैं, इस तरीके से कोर्ट के बाहर वही गंदे पे हाथ रख के हाँ जी चाय भाई चाय पीने चलते हैं ये और कोर्ट के अंदर भैया को मजा आए, बंदा उसके क्लाइंट के खिलाफ कोई बोल बंदा, या मेरे क्लाइंट के खिलाफ मैं भी ऐसा हूँ, मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई बोल के दिखाए कोर्ट के अंदर। मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछ देता हूँ, अगर मेरे किसी ने चीटर बोल दिया, जैसे कोर्ट का केस है, तो किसी अपोजिट पर क्लाइंट जो वकील है वो कहीं बोल देता है कि ही इज ऐसे करके, तो बोलता हूँ भाई इज दिस है, आर यू से दिस ऑन योर बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट? मैं किस पे डेफिनेशन करूँ? Because my client is not a cheater until is convicted, so right. अंदर तो अच्छी तरीके से लड़ाई करते हैं, बट बाहर आके मेरा ये रवैया रहता है कि चलो भैया पीते हैं पकौड़े खाते हैं, अगर दिल्ली कोर्ट के अंदर है तो समोसे खाते हैं कॉफी के साथ। right. बट कई वकील को मैंने ऐसे देखा है कि जैसे बाहर है भूखे चढ़ा लेते हैं, ऐसे बाहर जाए गालियां जो कर देते हैं। जैसे ही एक रोहिणी से आए वकील साहब, मेरे को पता नहीं, मैं उनका नहीं बोलना चाहता हूँ, बट बाहर जाके मतलब अपने क्लाइंट के सामने ऐसे ही कर रहे हैं, कोर्ट की बोल रहे हैं कि देख लूंगा ये कर लूंगा, तो अभी देख लो यूट्यूब पे भी देख, तो वैसे भी देख सकते हो, मेरे ऊपर कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट पॉइंट इज कि ऐसा रवैया वकीलों छूट नहीं करता। कई बार जैसे कौशल सर हैं हमारे, तो द्वारका कोर्ट के अंदर प्रेसिडेंट कौशल, तो जब मैं गया उनके सामने तो पैर छुआ उनके, मैंने दिस इज द रिस्पेक्ट व्हिच वी शो साइड द कोर्ट, इनसाइड द कोर्ट तो अलग कहानी, बट आउटसाइड द कोर्ट तो रिस्पेक्ट भी पूरी होनी चाहिए। इंटरेक्शन जहां तक आपका होता है इंटरेक्शन, तो भैया तो ये सिस्टम रहता है कि आप बेशक वकील अंदर हो कोर्ट के बाहर आप एक इंसान हो, तो इंसानों की तरह बिहेव कीजिए, गंवारों की तरह नहीं। लड़ाई करनी है कोर्ट में करिए, तर्क वितर्क करिए, फिर वही लॉजिक आ गया, तर्क वितर्क करो, आपको क्वेश्चन दो जवाब दो, बात खत्म। ये कोई बात थोड़ी ना है कि भाई मैं तुझे दे लूंगा, मैं तेरे के अंदर भूसा डाल दूंगा, ये क्या है? और कमिंग दिस, ये ऐसी आ रही है उसके थ्रू जो एक्स सेक्रेटरी रह चुका है एक बार एसोसिएशन, ऐसी बातें आप कर रहे हो तो मैं क्या बोलूं यार, बिल्कुल शोभा थोड़ी ना देती है आप लोग। बट नॉनदलेस जो सबका अपना वो है, कैसी परवरिश किसकी की हुई है वो वैसे ही बिहेव करे, तो हम तो ये कहते हैं भैया प्यार से रहो, कोर्ट के अंदर जितनी मर्जी लड़ाई करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोर्ट में डंडे नहीं चलाने, मगर के अंदर भी आप सभ्य से काम कीजिए, साफ सही तरीके से कीजिए। तो लॉयर आउट ऑफ एक्सपीरियंस यही देखा हुआ है कि क्लाइंट आएगा क्लाइंट जाएगा, वकीलों ने रहना है, आपने भी यही रहना है, मैंने भी यही, तो ये थोड़ा सा वकीलों को समझने की जरूरत है, इंस्टेड ऑफ के भाई मैं ये दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं देख लूंगा, तो देखना तो देखो, भैया ने मना किया।
राइट सर। सो सर जैसे मैंने देखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट में काफी डिफरेंस होता है इन वेज ऑफ कॉन्डक्ट। जैसे भी लॉयर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो इज देयर समथिंग दैट यू हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज समथिंग डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू बीइंग इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड देन अ हाई कोर्ट? मैं अगर पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो आई डोंट थिंक सो दैट देयर इज डिफरेंस, बिकॉज अगर मुझे कोई कौशल सर है या अगर कोई ऐसे सीनियर है जो हमारे बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं, तो हम उनके भी गले मिलेंगे, बेशक हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिले, और हम उनके भी गले मिलेंगे अगर हम हाई कोर्ट में। तो मेरी नजर में पर्सनल ओपिनियन में पूछें तो मैं नहीं बात कर सकता हूँ, किसी के बारे में कमेंट करने के लिए मैं सक्षम और सही नहीं हूँ। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो कोर्ट में किसी को मिलूँ तो भी गले मिलाऊं। कोरोना के चक्कर में मुझसे नहीं गले मिलता वो बात अलग है, मगर मैं तो सबसे गले मिलता है सूझता हूँ जिनका भी है। हाई कोर्ट में मैं कंडक्ट रखता हूँ अपना, अगर कोई छोटा है तो कोल्ड कॉफी पिला दी, कोई बड़ा है तो उससे कोल्ड कॉफी पी ली, यही कंडक्ट रहता है तो हमारा जगह। बिल्कुल। सो सर जैसे कोई भी लिटिगेटर होता है, उसका जर्नी, जैसे आपकी पर्सनल जर्नी राइट फ्रॉम बिगनिंग द प्रैक्टिस टू राइट नाउ, सो इन दीज इयर्स हाउ हैव यू प्रोग्रेस्ड एंड हाउ वाज योर जर्नी थ्रू आउट द इयर्स? जर्नी इज वेरी इंटरेस्टिंग। सुबह से कि स्टार्टिंग में जो मेरे को एक सोच थी मेरी, मेरे को ऐसा वकील बनना है, जैसे मैं आपको जो सीनियर थे हमारे भी कोर्ट में घुसते थे तो हर जज को यही बोलता, इंदिरा जी कैसी आए कोर्ट के अंदर, कुछ केस बताओ, जो केस चला है उसको छोड़ के आप केस के लिए बोलते थे। तो अब प्यार मोहब्बत जजेस से भी, वकीलों से भी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से भी, देखिए तो हर जगह मैं तो हर हर बंदे से प्यार से ही करता हूँ, दूसरा का गाली भी तो करता कोई बात नहीं कि आपका बंदा और है, मैं उससे मिलता है। बट द पॉइंट स्टार्टिंग से लेके एंड तक, स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा सीखने मुझे टाइम लगा, बट फॉर्चुनेटली जो ऑनरेबल कोर्ट के जजेस हैं प्लस जो डिस्ट्रिक्ट के जजेस हैं, दे सब ने एक पर्सनल ओपिनियन मुझे दी, टाइम दिया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया अपना, मतलब कि जैसे चीजें सिखाई। मैं छोटा सा एक आपको एग्जांपल, जैसे कि एक बारी अगले दिन मैटर आता कोई एक, तो पहले मैं क्या करता था कि हम अगर साले का फोन आ रहा है हमको, कल बेल लगी हुई है, तो आज ये दिन कल बेल लगी हुई, तो आज अगर पुलिस का मुझे फोन आया तो मैं उनसे बात कर लेता था कि हाँ ऐसा है जी, हाँ जी क्या मैटर है, क्या मैटर, बस हम समझा देगा था। बट ऐसे ही केस के अंदर पुलिस वाले का फोन आया कि कल बेल भी है जी, ऐसा है, तो मैंने तो समझाने की कोशिश, मैं देखो तर्क वितर्क में बिलीव करता हूँ, मैं बात में बिलीव नहीं करता। तो मैंने तर्क दिया, पुलिस को मेरा तर्क सहन नहीं हुआ, वो कहता है नहीं जी ऐसा है जी, वैसा है जी। अब उसकी थॉट प्रोसेस है भाई कि क्या क्या नहीं है, मैं थोड़ा सा डिसएग्री कर गया, हालांकि मैं गालियां आज भी किसी को ना दी ना दूंगा। तो मैंने भी उनसे ऐसी बात की, आप करके बात करी, मगर एक दिन वजीरी साहब के सामने बैठा, नजमी वजीरी सर, तो उनके सामने जब मैटर आया तो पुलिस वाले ने ये गलत एलिगेशन आई कोर्ट के अंदर कि जी वकील साहब धमका रहे हैं, मेरे बारे में ऐसा बोला गया कोर्ट के अंदर, मैं धमका रहा था। अच्छा। देखिए वजीरी साहब के सामने तब से पेश हो रहा हूँ जब वो स्टैंडिंग काउंसिल थे एमसीडी के और गवर्नमेंट ऑफ स्टैंडिंग काउंसिल, तो उससे पहले मैं सर के सामने पेश हो रहा हूँ, तो नजमी वजीरी से पता है कि वकील कैसा है। तो जब उनके सामने मैं आया तो नजमी वजीरी से ओपन कोर्ट ने मुझसे पूछा बता रहे थे तुम, क्या बात है? तो मैंने कहा सर ये तो ऐसी बातें कही हैं, फॉर्चुनेटली बात या अनफॉर्चुनेटली कहूँ, बिकॉज पहले मैं क्या था जब बात करता था ऐसे, तो ऐसी गर्मा गर्मी कॉल रिकॉर्डिंग थी मेरे पास। तो मैंने जब रिकॉर्डिंग बताई, मैंने जब भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो ये झूठ बोल रहे हैं, बाप करके बात करी, कौन सी डेली मैंने, तो वजीरी साहब मुझे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वजीरी साहब ने मुझे ओपन कोर्ट की एक बात बताई कि देखिए ऐसा तुम्हारा काम ना कोर्ट के अंदर है, तुम्हारा काम थाने के अंदर नहीं, तुम्हारा काम पुलिस वालों से बात करना नहीं है, तुम्हारा काम है कोर्ट अंदर तर्क वितर्क कीजिए, उस हिसाब से बहस कीजिए और लेट द जज पास एन ऑर्डर। ये कोई बात नहीं है कि शाम को तुम एक पहले, मैंने कहा सर फोन तो उनका आया, तो उनको बोली कि भाई सही नहीं है। तो आउट ऑफ एक्सपीरियंस यही समझ आया है कि जैसे मैंने कई लोग बात कर लिए हैं पुलिस वालों से, ऐसा करते हैं वैसा कर लेते हैं, वकील काम कर लेते हैं, देखा है, एंड आई एम अ विटनेस टू दीज फीलिंग्स कि भाई कैसे बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट राइट। आउट ऑफ एक्सपीरियंस मैंने ये सीखा कि भाई अवॉइड थिंग्स, डोंट डू दीज थिंग्स,
जजेस ने मुझे बहुत नॉलेज दी है और वकीलों ने बहुत नॉलेज दी है, क्लाइंट्स ने बहुत नॉलेज दी है। तो नॉलेज हर जगह से ही है और अब वो वाला काम हो चुका है कि हाँ जी, अब अगर कोई जाते हैं तो इज्जत थोड़ी बहुत होती है, ज्यादा ना। बिल्कुल। सर जैसे आपने कभी किसी से ऐसी मोटिवेशन ली है या किसी को अपना आइडल माना है कि जिसको आप देख के आप कहते हो कि यू नो आई वांट टू ईदर बी लाइक हिम और दैट यू फॉलो हिज स्टेप्स, हिज और हर स्टेप्स? देखो, एक्सपेक्टेशंस टू डिसअपॉइंटमेंट्स, ये तो पहले से ही बोलता आ रहा हूँ। right. तो मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, ऐसा कीजिए तो मैं आपको फुटस्टेप पे फॉलो करूंगा। मेरे लिए मैं ही अपने आप को मैं एक आइडल मानता हूँ। उसका रीजन ये है, कल अगर मेरे पास 10 स्किल तो मैं अपनी इसको बढ़ा के या स्किल्स पे आना चाहता हूँ। अगर कल को मुझे ये पता है कि ये काम नहीं करा है तो ये आगे करना चाहता हूँ। जैसे थोड़ा टाइम पुरानी बात है, तो उसमें मैं डील नहीं करता था पैसे के। जब कस्टम के केस आए तो कस्टम में भी डील करना पड़ा, उनको भी उठाई मैंने अपनी। तो फिर केसेस भी कर रहे हैं, तो ये इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। तभी कहा जाता है कि इट्स अ प्रैक्टिस। राइट। कभी दिस इज द अचीवमेंट कहते हैं, ये राइट। प्रैक्टिस है, रोज बंदा प्रैक्टिस करता सो सर कोई ऐसा मोमेंट आपका लाइफ का कि जो आपको लगा हो विच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ एंड यू नो दैट यू ऑलवेज रिमेम्बर फॉन्डली? है। इन प्रोफेशन अगर आप पूछ रहे हैं तो इन प्रोफेशन अभी द हाईएस्ट पॉइंट इज ये। Right. So in case generally in your life, what was the highest point in your life? मैं कह रहा हूँ आई एम नथिंग। मैंने आज तक कभी कुछ नहीं किया एंड आई कंसिडर माई सेल्फ नथिंग, जीरो। बट द बेस्ट इज येट टू कम, मैं ये कह सकता हूँ। सर तो आपको कभी ऐसा आप जो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड था, बेसिकली एक हर लॉयर का स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, तो आपको तो व्हाट मेड यू वेक अप इन द मॉर्निंग, व्हाट मेड यू एनर्जाइज इन द मॉर्निंग टू थिंक अबाउट लिटिगेशन स्पेशली? मैं बताता हूँ। मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, जब मैंने वकालत शुरू कर तो मैंने सीनियर्स के प्लेट भी उठाए, मैं झाड़ू पोछा कराए जो चैम्बर था हमारा, तो उसके ग्लासेस बहुत उठाए हैं। तो उसके जिसको ऑर्डर करने जाता था, जो लेके आता था हाथों हाथ आके 20,000 कोट के अंदर, वो जूस वाला होता है। फिर कॉफी ने उठाई है, कॉफी कप्स मैंने उठाए, कॉफी लेके आया हूँ, LLB, ये सब काम मैंने किया। तो स्ट्रगलिंग पीरियड ही है। मुझे आज तक याद है, मैं बस में ट्रेवल करता था और वहां से रिक्शा लेके, वहां उस टाइम मेट्रो तो क्या ही थी, तो मैंने फिर बस में ट्राई किया है। बस से मैं उस टाइम मुंगेर रहता था, तो फिर कोर्ट से बस लेके ये वाली 611 500 पता नहीं क्या क्या नंबर थे बसेस के। राइट। तो वहां से IT क्या कहते हैं वो, जो ILI जो था सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल अपोजिट, वहीं पर चौथा, वहां तक बस मिलती थी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट की। फिर वहां उतर के अपने बस की वेट करता था रात को 8-9 बजे। वो बस मिलती थी, मयूर विहार तक पहुंचाती थी, मयूर विहार फेज 2 तक आती थी। वहां से उतर के फिर पैदल जाता नीलम माता मंदिर तक आकर। तो ये स्ट्रगल्स तो हैं। बट एक बात है कि जैसे अभी रिसेंटली एक केस था, स्टेट वर्सेस प्रवीण कुमार नाम का था। उसके अंदर हमारे अलेजिड हमारे क्लाइंट प्रवीण कुमार को, एंड आई वाज अपॉइंटेड एज एन एडवोकेट इन दिस केस बाय द ऑनरेबल हाई। ओके। तो इस केस के ना सरकार ने जो ट्रायल को मैटर चल रहा था साहब ने उसको एक्विट कर दिया, XYZ रीजंस की वजह से एक्विट। तो सच्चाई है क्या नहीं है उसको देते हैं, बिकॉज हम वकालत की बात है, व्हाट इज ऑन रिकॉर्ड इज द ट्रूथ। तो जब हाई कोर्ट में स्टे ने एक अपील फाइल करी क्रिमिनल लीड पिटीशन, तो मुझे अपॉइंट किया गया माइकल्स टू असिस्ट द कोर्ट कि व्हाट इज द एडल, क्या किया जाए। तो उसके अंदर लेटर आया, तो स्टेट ने क्रिमिनल लीड पिटीशन फाइल की, ऑन रिकॉर्ड देयर वाज नथिंग, ऑन रिकॉर्ड देयर नथिंग। क्लाइंट ने कुछ किया नहीं किया उसको छोड़ देते, ऑन रिकॉर्ड नहीं था उसके अंदर। ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं था तो भैया फिर क्या की स्टेट अपील फाइल कर रही है जब दिस ऑन रिकॉर्ड। तो फिर जब जैसा हमारी बात हुई तो हमने कोर्ट के अंदर ये सारी फैक्ट्स दर्शाए कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो नहीं किया, ये है वो है। तो उसको उस टाइम पे जब ने ये ऑर्डर करा
कि भाई द पर्सन इज acquitted, लेट दिस क्रिमिनल पिटीशन बी withdrawn by the writ. इसके अंदर कुछ रह नहीं गया एंड द पर्सन इज फ्री टू गो. तो उस टाइम जो बंदे ने पैर छुए, जो भगवान का दर दिया, हालांकि मैं कुछ हूँ आपको पहले ही बता, बट उसने जो बोली ये बातें कि हाँ जी आप मेरे लिए हो, आप मेरे लिए वो हो, पैर के बाद ओपन कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट कोर्ट नंबर 30 के बाहर सेकंड फ्लोर पर आज तक, तो उसने ये वाली बात करी तो अच्छा था. और उसके अलावा सेम की अगर एक और बात करूंगा आपसे, एक हरि सिंह नाम क्लाइंट थे हमारे, उनको इलीगली अरेस्ट किया गया बाय द स्टेट कॉपरेशन सोसाइटी, जो बैंक है स्टेट कॉपरेशन, उन्होंने अरेस्ट कर लिया था और ही वाज अ गवर्नमेंट. तो उनको विद इन 48 आवर्स को कोर्ट मतलब जेल से निकालना जरूरी था, नहीं तो उनकी नौकरी निकल जाती. तो एग्जैक्टली एट 40th ऑफ आवर, ये कह लीजिए 40th आवर कह लीजिए, जो मर्जी लीजिए, एट द निक ऑफ टाइम मैंने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल सीकिंग रिलीज ऑफ माय क्लाइंट. दिस नॉट अ बेल एप्लीकेशन, दिस वाज अ रिट पिटीशन. उसके अंदर जज साहब ने ऑर्डर किया उसका इमीडिएट रिलीज विदाउट एनी बेल बॉन्ड, विदाउट एनीथिंग. AK पाठक सर ने जो ऑर्डर रिलीज किया, और उसके बाद बीवी ने और उसने जैसे हिट किया कि भाई आप भगवान हो, हमारे आप सब कुछ हो, और जिस हिसाब से बंदा अप्रिशिएट करता है, तो उस टाइम फिर ये सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है कि हाँ हमने कुछ किया है, हमने कुछ किया है. तो उसी फीलिंग वो फीलिंग आएगी कि उस दिन से ही मैं ये वाली एक्सपेक्टेशन पे बैठा था. हालांकि एक्सपेक्टेशन लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट्स, बट एक सोच थी कि हाँ ऐसी हमको किसी ना दिन देखेंगे ये दिन. तो ये दिन देखा था, तो हमने फिर देखा ये दिन और देखा. तो फिर यही मेरा वेकिंग अप सुबह से उठ के यही पॉइंट होता. और एक और मैं बताता हूँ आपको, ये शायद बहुतों को पता नहीं होगा, विदाउट नेमिंग नेम, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट सुबह मेरी कई बार ऐसे भी हुई है कि जहां मैं था ना, वो एक टीन शेड थी. दिल्ली के बावजूद, दिल्ली के आने के बाद भी, मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ, तो दिल्ली के अंदर आया तो मैं टीन शेड रहता था. अब वो टीन शेड के आपने देखा होगा कहीं स्क्रू लगा रखा होता है कि भाई वो टीन शेड को होल्ड करने के लिए. अब वो स्क्रूज में अगर बारिश आती है ना, तो स्क्रू पानी नीचे गिरता है. अच्छा. तो मेरी गुड मॉर्निंग तो बारिश ये करती थी कि ऊपर पानी टपक रहा है, बारिश का मौसम है, ऊपर यहाँ पर पानी गिरता था, तो उसी से नींद खुल जाती. दैट वाज आल्सो गुड मॉर्निंग हमारा. ये हुआ है मेरा गुड मॉर्निंग. गर्मियों के अंदर विदाउट एसी शेड के अंदर ही बिताया है 2 साल. 1 साल आई रिमेम्बर, 1 साल पूरा बिताया. 11 सितंबर में आया था दिल्ली, और 11 सितंबर अगले साल 11 सितंबर को ही मैं वहां से निकला. 11 सितंबर 2008 से मैं वहां पर आया था दिल्ली, बिकॉज दैट वाज माय बर्थडे. 11 सितंबर को मैं आया और 1 साल के लिए एग्जैक्टली उस घर के अंदर रुका. मैं उसकी भी नहीं कर रहा हूँ कि वो घर गंदा गलत था, बट मैं आपको बता कि मेरी गुड मॉर्निंग वैसे भी हुई. राइट सर. आज फिर स्ट्रगल के आज कहाँ है भगवान के सामने, सब सामने. Even so, yeah, my mother is स्ट्रगल की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो जब पानी टपकता था पे, तो वो भी गुड मॉर्निंग मेरी हुई है. और ये भी गुड मॉर्निंग हुई है कि जब पंखे के अंदर एग्जॉस्ट लगा रखा था मैंने, उस कमरे के अंदर था भी था, तो शुरू में जब पसीनों पर बंदा होता है ना गर्मी मौसम में, बिकॉज गर्मी में 8 बजे भी गर्मी हो जाती थी, बिकॉज वो डायरेक्ट सनलाइट आती थी शेड से, तो पसीना बंदा पूरा हो जाए तो भी आंख खुल जाती थी कि हर जगह पसीना पसीना होगा. वो भी गुड मॉर्निंग थी मेरी, वो मोटिवेशन थी मेरी. बिल्कुल. कि भैया आगे कुछ. राइट. सर ऐसे जैसे हम कहाँ, आजकल की जनरेशन हम सबके सब ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे मोटिवेट होने के लिए, बट आप लोग मतलब इवन लाइक राइट फ्रॉम माय फादर टू यू सर, सर्कमस्टांसेस ही मोटिवेट कर देती थी इतना कि हमें कुछ करना है. राइट. सो जैसे आप कहते हो कि एक एडवोकेट का काम ही है कि न्यूट्रल होना हर सिचुएशन में, बट हर केस को बहुत न्यूट्रल होके करना. तो बट सर आपके साथ कोई ऐसा केस हुआ है जो आपके दिल के बहुत करीब हो, या फिर ऐसा हो जो आपकी पर्सनालिटी को जिसने मे बी चेंज किया हो या अफेक्ट किया हो किसी वे में? कह सकते हैं there were many things which actually changed my thinking process, which changed my life. अच्छा वकील वो ही है जो
अपने अंदर के जज को मार दे। हर वकील के अंदर एक जज होता है, भाई तू सही है तू गलत। वो जज होता है, जज अपनी वाणी देता है, आकाशवाणी करता है कि भैया तू गलत है तू बंदा सही है। अगर अच्छा वकील बनना है तो अपने अंदर के जज को मार। तो कई केसेस मेरे पास ऐसे आए जहां पर मुझे नॉलेज तो नहीं है कि हाँ जी मेरा क्लाइंट गलत, मगर एक समझ आ जाता है कि हाँ जी भाई इसे करी है वो गलत काम कि नहीं। देयर आर मेनी केसेस, वो सेंसिटिव होते हैं बहुत सारे, तो सेंसिटिव केसेस में डिस्कस तो नहीं कर पाऊँ ओपनली इन पब्लिक, बट वो सेंसिटिव केसेस इतने सेंसिटिव थे इन नेचर, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा चेंज कर। और प्लस ये जो एक्सपीरियंसेस, जैसे कि पुलिस वालों ने एक्शन लगा दी, वकीलों ने एक्शन लगा दी, वकील साहब ने अपने क्लाइंट को भी एलिगेशन लगाने के, तो इन सब चीज मुझे बहुत सिखाया है कि हाँ जी दुनिया भरी पड़ी ऐसे लोगों से, बिल्कुल, तो आप हिसाब से काम करिए। बिल्कुल, तो हम उस हिसाब से ही काम कर। सर जैसे आप इतना विजिलेंट हो लेके कि पीपल माइट लाई एंड पीपल कोई ना कोई तरीका ढूंढ सकते हैं आपको कन्विक्ट करने का या आपको आपसे बदला लेने का, तो वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड एक्सपीरियंस से ही आता है कि कहीं ना कहीं आपके पास में कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे जिसकी वजह से आप प्रिकॉशन लेने की कोशिश करते हो आगे। सो आई गेस दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू लर्न थिंग्स एंड एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बस मैंने शेयर करी मैंने आपसे बात, वो 12 खंबा रोड वाला इंसिडेंट या फिर जो करकटुमा के 4-5 इंसिडेंट्स ऐसे हो गए, ये जैसे भी हैं, तो इनसे से हम सीखते हैं कि भाई आप थोड़ा सा होके रहिए, थोड़ा तक रहिए, ये काम पे मतलब गलत किसी के साथ नहीं करना। अगर लड़ाई हो भी रही है तो चुपचाप रहो, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो सीखते हैं हम, एक्शन से ही सीखते हैं, तभी एक्शन आ जाता है। राइट। So, sir, कोई ऐसी चीज जो, because we are reaching the end of the show almost, so anything that you want to give to the people who are watching right now, anything you would like to say to the young and the old people watching? भाई अगर मुझे कुछ भी मानते हो तो हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे अगर 1% भी तुम मानते हो कि हाँ कोई ये आदमी है कुछ है ये बात, तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट दूंगा वकीलों को कि भाई कभी झूठ बोलना, सच का साथ, ऐसा नहीं है वकालत झूठ की, लॉयर्स आर नॉट लाइस, ये गलत है। बिल्कुल, झूठ मैंने कभी नहीं बोला, आप भी झूठ नहीं बोलना कभी, ना कोर्ट के अंदर ना कोर्ट के बाहर, कोई जरूरत नहीं है झूठ बोलने। सेटिंग मत करो, आपको आज 50,000 60,000 लाख 2 लाख 15 लाख 20 लाख करोड़ 2 करोड़ ये आपको सेटिंग पैसे मिलेंगे ना, ये आपको हो सके आज आपको बहुत अच्छा लगे, रेंज रोवर खरीद लोगे, मर्सिडीज लोगे, ऑडी खरीद लोगे, मगर अगर सेटिंग करके पैसे कमाए तो यहाँ इस फील्ड में मत, कोई और फील्ड चूज कर। झूठ मत बोलो, सेटिंग मत करो किसी आदमी, कोई भी ऐसी सेटिंग मत, और किसी को धोखा मत दो, बिकॉज धोखे से ऑन अ पर्सनल लेवल, ऑन अ प्रोफेशनल लेवल, ये 3 चीजें अगर आप, हालांकि ये तीनों चीजें आपको प्रोफेशनल लाइफ भी पर्सनल लाइफ में भी दोनों में फॉलो चाहिए, जो मैं करता हूँ। बिल्कुल, आपको भी पूरा सही तरीके से ये तीनों को फॉलो कीजिए, बेशक आप क्लाइंट हैं, बेशक आप वकील हैं, आप बिल्कुल ये फॉलो कीजिए, और जो तरक्की है, सक्सेस है, वो अगर आज आएगी तो कल आएगी, वो आएगी। और ये टेस्टिंग होते हैं, एक कहा गया था कि भाई यू शुड ऑलवेज प्रे व्हेन इट्स हार्डेस्ट टू प्रे। एक कहा था, प्रे द हार्डेस्ट व्हेन इट इज हार्डेस्ट टू प्रे। राइट, सबसे ज्यादा भगवान का नाम लो जब से ज्यादा दिक्कत का टाइम आ रहा है। राइट, तो ये वाली बात ध्यान रखिए, 3 तो फॉलो करेंगे, सक्सेस आपके पास आएगी। और अगर ये 3 तो नहीं फॉलो किया तो आज नहीं तो कल, नहीं परसों, बैक ऑफ द माइंड में ये जरूर रहेगा कि सेटिंग करी थी भाई, कहीं वो पुलिस मेरी पोल ना खोल दे। बिल्कुल, जहाँ सेटिंग करी थी वो क्लाइंट कंप्लेंट डाल। अगर आज की डेट में चीफ मिनिस्टर बना हूँ, अगर भगवान की होती है किसी भी स्टेट का, दिल्ली का, यूपी का बनता हूँ, तो मजाल है कोई बंदा मुझे कुछ नहीं उंगली उठा। बट द पॉइंट इज कि ये बात तभी हो पाएगी अगर बाई चांस मेरे को पता मेरा रिकॉर्ड क्लीन। अगर मैंने 2 साल पहले या कल परसों मैंने किसी वकील से या पुलिस वाले से सेटिंग रखी होगी,
तो पुलिस वाला जरूर भैया कल को परेशान करेगा कि देखो जी ये कहानी, देखो जी वो कहानी है, और तुम्हारे पीछे जो बंदे बोले वही तो सच्चाई है तुम्हारी। तुम्हारी सच्चाई वही है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पीछे बोलते हैं, जो तुम्हारे सामने बोलते हैं वो सच्चाई नहीं है। राइट, बिल्कुल सर। पीठ पीछे तुम्हारे लिए तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं वो सच्चाई, और वो सच्चाई तभी होगी जब ये 3 चीजें फॉलो करो। इन तीनों चीजों को फॉलो करो, सक्सेस ऑटोमेटिकली आएगी। बिल्कुल। ऑटोमेटिक गाड़ी भी आ जाएगी कोई Right. So, sir, thank you so much for coming on the show. It was really a pleasure to have you. Matlab, it is a dream come true for me to have you on the show. So, and thank you everybody for watching.